देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप 2.0 की, जिसमें भारत की अहमियत अभी से दिखने लगी है साफ तौर पर। जिस दिन ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला, उसके अगले ही दिन अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की मुलाकात हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की इस मुलाकात में अमेरिका के नए विदेश मंत्री भी शामिल हुए। हालांकि उनको अपना पद संभाल बामुश्किल 1 घंटा ही हुआ था। यह दिखाता है कि ट्रंप का फोकस क्वाड गठबंधन पर सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह यह है कि ट्रंप की प्राथमिकता चीन है, जिसकी महत्वाकांक्षा पर वो लगाम लगाना चाहते हैं। ट्रंप की ताजपोशी के वक्त अमेरिका में भारतीय विदेश की मंत्री की मौजूदगी के साथ ये क्या मायने रखता है, आज आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी यूक्रेन युद्ध की, जिसे लेकर ट्रंप जो है अब उलझ चुके हैं। बातों बातों में उन्होंने पुतिन को चेतावनी तक दे दी। क्या होगा इसका असर, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे अमेरिका की सेकंड लेडी यानी उषा वेंस के बारे में, जिनकी चर्चा इस वक्त पूरा विश्व कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ। ये इत्तेफाक नहीं है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री मौजूद रहे, क्योंकि अगले ही दिन अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ इनकी अहम बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री यानी रूबियो की अलग से भी बातचीत हुई। मैसेज साफ है कि चीन को कंट्रोल में रखने के लिए ट्रंप पहले की तरह ही क्वाड पर भरोसा करेंगे, और इसमें भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 4 शक्तिशाली देश, चारों देशों के विदेश मंत्री एक साथ। जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग। इनकी एक साथ अमेरिका में मौजूदगी, और ये तस्वीर सिर्फ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का सबूत नहीं है, बल्कि ये चीन के लिए मैसेज है कि अपने दूसरे कार्यकाल में चीन ट्रंप के एजेंडे में है, और ट्रंप उसकी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने का इरादा कर चुके हैं। वैसे तो शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया था। बेलाग लपेट और चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि वो पनामा नहर वापस लेंगे, क्योंकि उस पर चीन का दबदबा बढ़ गया है। And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ट्रंप 2.0 के पहले ही दिन चीन को ट्रंप का रुख पता चल गया, और दूसरे दिन वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से ये संदेश मिल गया कि चीन को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि ट्रंप सरकार की पहली बड़ी बैठक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ हुई। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस गठबंधन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत भारत और जापान शामिल हैं। 2007 में इसका गठन हुआ था, पर 2017 के बाद यानी ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये फिर से एक्टिव हुआ। इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र और यहाँ के देशों में चीन की दखलंदाजी रोकना। पर इस बार क्वाड की बैठक से ज्यादा इस बैठक की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। ट्रंप के कार्यकाल के साथ चारों देशों के विदेश मंत्रियों का मिलना रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये बात भी अहम है कि अपना पद संभालने के 1 घंटे बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री अपने करीबी दोस्तों से मिले। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बैठक को अपनी प्रतिबद्धता बताया। एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के लिए सहयोगियों को धन्यवाद दिया। इसके बाद उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक भी हुई। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली, जिसमें भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी मौजूद रहे। रूबियो और जयशंकर ने मुलाकात के बाद गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई।
भारतीय विदेश मंत्री ने लिखा कि हमने अपनी व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। विदेश मंत्री रूबियो इसके समर्थक रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री का होना अपने आप में अहम है। शपथ ग्रहण समारोह में भी जयशंकर ट्रंप के ठीक सामने पहली कतार में बैठे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात तमाम बड़े अमेरिकी अधिकारियों से हुई। एक दिन बाद वो अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले और साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज के साथ भी बैठक की। जानकार इन मुलाकातों को भारत और अमेरिका की दोस्ती के मद्देनजर शुभ संकेत मान रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप नए कार्यकाल में डिफेंस और स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाई दे सकते हैं। अच्छी बात ये कि क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप जल्द ही भारत आ सकते हैं। इस साल अप्रैल या अक्टूबर में भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें ट्रंप के शामिल होने की चर्चा है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस साल के आखिर तक अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं और इस दौरे में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एक बात तो साफ नजर आती है कि चीन की मनमानी रोकने के लिए ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं ये तो बाद में साफ होगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन युद्ध को लेकर वो उलझ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि कुर्सी पर बैठने के साथ वो रूस यूक्रेन जंग को पूरी तरीके से रोक देंगे, बंद कर देंगे। शपथ के दौरान भी उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने का उन्होंने दावा भी भरा, मगर जल्दी ही ट्रंप इससे लेकर उलझ चुके हैं। ट्रंप के बयानों पर पुतिन ने कोई पहल नहीं की, युद्ध पर कुछ नहीं कहा। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की ऑनलाइन मुलाकात भी हुई और इसके बाद तस्वीर और ज्यादा उलझ गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं यूक्रेन पर ट्रंप के दावे धरे के धरे न रह जाएं। रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. Congratulations. दिन पहले ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहे थे, यूक्रेन में जंग रोकने का दावा कर रहे थे और इसके लिए पुतिन से मुलाकात का मंसूबा बना रहे थे। दुनिया को यकीन दिला रहे थे कि पुतिन से रिश्ते ऐसे हैं कि वो शांति के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ये सोमवार की बात थी। मंगलवार तक कुछ ऐसा हुआ कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, युद्ध और शांति को लेकर ट्रंप के ख्यालात बदल गए। कहां तो ट्रंप बातचीत से युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे थे, मगर एक दिन में ही वो पुतिन को चेतावनी देने पर उतर आए। कह दिया कि शांति के लिए नहीं माने और बातचीत के लिए राजी नहीं हुए तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। The war should have never started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. But that couldn't happen because the election was rigged. इस तरह ट्रंप रूस को मनाते मनाते धमकाने लगे, जिस युद्ध को अमेरिका चुनाव में मुद्दा बनाकर जीत हासिल की। अब उसी युद्ध में यूक्रेन की मदद करने पर गौर फरमाने लगे हैं। पहले जंग में शामिल होने के लिए वो बाइडेन सरकार पर निशाना साधते रहे। अब संकेत दे रहे हैं कि अगर पुतिन समझौते के लिए नहीं माने तो अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने पर विचार कर सकता है। Well, we'll look into that. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon, and we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize. We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes.
इसे यूक्रेन जंग पर ट्रंप का यू टर्न तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर साफ नजर आ रहा है कि शांति समझौते के लिए ट्रंप का जोश कुछ ठंडा पड़ गया है। अब देखिए, पहले दिन जब वो दफ्तर पहुंचे तो जोश में थे। बचे हुए आधे दिन में भी कुछ कर दिखाने का हौसला था। पुतिन से बातचीत होगी, इसका भरोसा था। I mean, he wants to make a deal. I mean, he wants to make. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. ट्रम्प जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लगा कि 2-1 दिन में ही यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, मगर यहीं से खेल हो गया। पुतिन से जल्द मिलने का इरादा ट्रम्प का था, पर उससे पहले पुतिन से मुलाकात हो गई जिनपिंग की। जिस दिन ट्रम्प यूक्रेन युद्ध पर दावे कर रहे थे, उसी दिन पुतिन और शी जिनपिंग की ऑनलाइन मुलाकात हुई। पुतिन ने हाथ हिलाकर जिनपिंग का अभिवादन किया और उन्हें प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते हुए कहा कि रूस और चीन के बीच विदेश नीति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थिरता लाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आत्मनिर्भर हैं और किसी बाहरी दबाव या प्रभाव पर निर्भर नहीं है। पुतिन और जिनपिंग की 1.5 घंटे बात हुई और माना जा रहा है कि दोनों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। इसके साथ ही नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधों को लेकर भी बातचीत हुई। लगता है कि ये मुलाकात ही ट्रंप को खटक गई। ट्रंप पुतिन को याद दिलाना नहीं भूले कि ये जंग खुद रूस के हक में नहीं। I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. है, ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अपने वादे पर कायम है। इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की है। कहा है कि यूक्रेन शांति चाहता है। जेलेंस्की भी समझौते के लिए तैयार है, मगर पुतिन के रुख से अभी कुछ साफ नहीं। कल तक ट्रंप को यकीन था कि रूस मान जाएगा, पर अब उनको पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुतिन युद्ध के मुद्दे पर बातचीत के लिए रजामंद है। Был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. पर जिस तरह ट्रंप की भाषा बदली है, सुर बदले हैं, हो सकता है कि पुतिन भी नाराज हो जाएं। पाबंदी की धमकी देकर और रूस की बर्बादी का जिक्र करके ट्रंप बातचीत से पहले ही माहौल बिगाड़ने में लगे। इसके पहले वो चीन को भी एक तरह से चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से कहानी बदलती हुई नजर आने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि गाजा में सीज फायर से उत्साह में आए ट्रंप यूरोप में युद्ध को और उलझा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और उनके ऐलानों की हो रही है, मगर इसके साथ ही चर्चा में है उषा वेंस। जैसे ही जेडी वेंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली और उनकी पत्नी उषा वेंस ने एक नया इतिहास रच दिया। भारतवंशी उषा अमेरिका की पहली भारतीय सेकंड लेडी बन चुकी हैं। इसके बाद सोशल मीडिया और गूगल सर्च में उनकी धूम है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उषा वेंस अपने पति को मुस्कुराकर देख रही थी। आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें जमकर वायरल हुई। साथ ही उषा वेंस भी ट्रेंड करने लग गई। सोशल मीडिया पर उनके धर्म को लेकर भी खूब चर्चा है। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूके और भारत में लोग जानना चाहते हैं कि उनका धर्म आखिर है क्या। चलिए आपको उषा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। देखिए, उषा
अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी अब बन चुकी हैं। इनका कनेक्शन जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से रहा है और तमिलनाडु से भी नाता इनका रहा है। पिता जो है इनके राधा कृष्ण चिलुकुरी, उन्होंने IIT मद्रास से पढ़ाई की और मां जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। दोनों जो है रोजगार के लिए अमेरिका आए। उषा का जन्म कैलिफोर्निया में ही हुआ। इन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी की। येल यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात जो है JD Vance से हुई थी और दोनों ने 2014 में बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। उषा के धर्म को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि उनके पति JD Vance कैथोलिक ईसाई हैं। पर फोकस जो है न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उषा ने खुद को ईसाई ना मानने की बात कही थी। उन्होंने खुलासा किया था कि उनके माता पिता हिंदू हैं और हिंदू धर्म उनके जीवन का अहम हिस्सा है। उषा वेंस ने अपने पति के चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रंप के प्रचार अभियान को भी उन्होंने मजबूती से धार दी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने भाषण में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति उषा वेंस की जमकर तारीफ की। We hooked up with JD very early. I watched JD over a period of time. I endorsed him in Ohio. He was a great senator and very, very smart. The only one smarter than him was his wife. That was. देखिए, अमेरिका और दुनिया में सिर्फ उषा वेंस की ही चर्चा है, बल्कि उनके 2 साल की बेटी यानी मीराबेल ने अपनी मासूमियत और क्यूट हरकतों से लोगों का दिल बाकायदा चुराया है। मीराबेल ने अपने पिता को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए अपनी मां उषा वेंस की गोद में बाकायदा खड़े होकर देखा और इस दौरान उनकी मासूमियत और उंगलियों पर लगे कार्टून कैरेक्टर्स वाले प्लास्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी मां की गोद में मुंह में अंगूठा लिए और मीराबेल इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि लोग जो हैं उनके दीवाने हो गए और तब से सोशल मीडिया पर इस बच्ची की खूब चर्चा हो रही है। JD Vance और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस ने उनके जो हैं 3 बच्चे हैं और इवान, विवेक और मीराबेल शपथ ग्रहण समारोह में इवान और विवेक भी अपने पिता का समर्थन करते हुए नजर आए। इस दौरान विवेक की जो शरारतें हैं उन्होंने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विवेक अपने पिता और मां के बालों से शरारत करते हुए नजर आए। तब उषा वेंस ने बेटे का हाथ पकड़ा, रोका उनको और इशारों से चुप बैठने को कहा। वेंस फैमिली की यह सादगी और सहजता लोगों को बाकायदा बहुत पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सबसे प्यारी फैमिली का टैग भी दे डाला। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।